नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। पशु परिचर का अपना जो निशुल्क बैच चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास नहीं आ पाई थी, जिसकी सूचना आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दी गई थी। यदि कोई भी क्लास में इफ एंड बट होता है, आने की कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि क्लास नहीं दे पा रहे हैं, तो बिल्कुल ही आपको पूर्व में सूचना दी जाती है टेलीग्राम पे। अब जो टेलीग्राम देखते नहीं है या चलाते नहीं है, उनके मन में होती है कि क्लास क्यों नहीं आई, क्लास क्यों नहीं आई। जबकि जो टेलीग्राम चलाते हैं बिल्कुल इत्मीनान से देख लेते हैं सूचना की, हाँ भैया ये चीज है, तो भरोसे री भयपाड़ा लावे। बाकी थे टेलीग्राम देख लो तो आराम हो जी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मारवाड़ वंश की, ये दूसरी क्लास है, पार्ट 2 है और अपनी वैसे 29वीं क्लास है। विशेष रूप से आज की क्लास में जो ध्यान देने वाली चीज है वो पढ़नी है अपन को राव मालदेव यानी कि गिरी सुमेल का युद्ध, जो शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच हुआ था। और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत सारे पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न, तो इस पे विशेष ध्यान रहेगा। लेकिन जो अपन ने पार्ट 1 पढ़ा था उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आओ भाई, पहली स्लाइड मत देखो, पहली स्लाइड आ रहे हैं तो थोड़ा सा फ्लैशबैक आपको याद दिलवा दूं कि अपन ने राव जोधा पढ़ लिया था, जोधपुर की स्थापना करवा दी थी और सातल देव को जो है उत्तराधिकारी चुनवा दिया था रानी जसमादे के प्रभाव से। अब इसमें इसके शासक बनने में किसका रोल था? रानी जसमादे। ठीक है, रानी जसमादे जो सातल देव की क्या थी? मां। ठीक है, इसके प्रभाव से राव जोधा ने, यहां पे मैंने लिखा भी है वैसे, जोधा के पुत्र जिन्हें रानी जसमादे के प्रभाव से शासक बनाया गया। ठीक है, तो सातल देव जो है शासक बन गए। सातल देव के बाद में सूजा शासक बनता है, उसके बाद में गंगा शासक बनेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सातल देव। सातल देव के नाम से ही एक कस्बा बसाया गया जिसका नाम है सातलमेर। ठीक है, क्या नाम है? सातलमेर। जैसलमेर के क्षेत्र में सातलमेर कस्बा बसाया जो सातल देव ने बसाया। अब सातल देव में स्पेशली जो याद रखना है अपन को, वो सातल देव को लड़ाना है मल्लू खां से, और मल्लू खां का सेनापति आएगा गुडले खां, और गुडले खां को मरवाना है। और गुडले खां से पहले 140 कन्याओं का अपहरण करवाना है, उसके बाद में उसको मरवाना है, उसके बाद में गुडला नृत्य करवाना है। तो स्पेशली सातल देव के अंदर आपको ये चीजें याद रखनी है, बाकी ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता तो है नहीं। ठीक है, तो देखो मेड़ता के मल्लू खां, जो उस समय इसका प्रभाव था मल्लू खां का अजमेर। ठीक है, अजमेर का सूबेदार आप कह सकते हो, अजमेर इसके प्रभाव में था। और इसका सेनापति जो है वो भी ध्यान रखना है, इसका सेनापति था गुडले खां। गुडले खां की बेटी का नाम था गिंदोली। ठीक है, गुडले खां सेनापति था। अब इसके और इसके मध्य जो है संघर्ष होता है, मल्लू खां पराजित होता है और सेना जा रही होती है रिटर्न। ठीक है, बैक जा रही होती है, तब गुडले खां की नजरें जो है पीपाड़ के अंदर 140 युवतियों पे पड़ती है जो गणगौर की पूजा कर रही थी। गुडले खां ज्यादा ज्यादा क्या कर लेता है, उसका अपहरण कर लेता उन सभी का। तब जो है सातल देव उन्हें छुड़ाने जाता है और सातल देव जो है गुडले खां को हरा भी देता है और बिल्कुल उसके गर्दन काट के और तीरों से छेद देता है और इन्हीं कन्याओं को दे देता है। कहते हैं कि उसके सिर से कन्याएं खेलती है और उसी समय जो है वो नृत्य किया, वो गुडले नृत्य कहलाया है, जो मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर में किया जाता है। ठीक है, तो ये है। लेकिन इस समय सातल देव भी बुरी तरीके से घायल हो गए थे और इसके बाद में इनकी हो जाती है मृत्यु। तो आपको सातल देव के अंदर क्या क्या याद रखना है? देखो, रानी जसमादे के प्रभाव से शासक बने। ठीक है, इसके बाद सातलमेर कस्बा बसाया है जैसलमेर के अंदर, और स्पेशली जो युद्ध करवाना है वो मल्लू खां और ध्यान रखना है गुडले खां। आगे बात समझ, बस इतो याद करना है सातल देव के में। अब यदि आप देखोगे तो मेनली अपन देखें मारवाड़ के अंदर, तो अपन राव जोधा पढ़ते हैं, मालदेव पढ़ते हैं, फिर बाद में अजीत सिंह, जसवंत सिंह, वो तो पढ़ेंगी और वो मैन है। अब यहाँ पे इस शासक पे ध्यान कम देते हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अपन को लगता है कि हाँ इतिहास यहाँ पे बोरिंग हो रहा है, लेकिन टू द पॉइंट पढ़ो और जो चीज आपको पढ़नी है वो पढ़ो, छोड़ो मत। तो एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट था। आगे बात समझ, आधी स्लाइड कंप्लीट। चलो आओ आगे की स्लाइड में। इसके बाद में यहां पे एक शासक और है जिसका नाम था राव सूजा। ठीक है, राव सूजा, ज्यादा विशेष कोई ध्यान में नहीं रखना है, नाम याद रख लोगे तो भी खूब है। फिर इसके बाद में शासक बनता है राव गांगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद वाला और भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद में मालदेव आएगा, मालदेव के बाद चंद्रसेन आएगा और यहां से फिर इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। अगली बात समझ, तो राव गांगा को पढ़ते हैं। अब देखो,
राव गांगा से पहले कौन था? राव सूजा था। खानवा के युद्ध में कब लड़ा गया था? 1527 के अंदर किस किस के मध्य लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर। ठीक है, तो खानवा के युद्ध में मारवाड़ की तरफ से जो सहायता भेजी थी वो भेजी थी राव गांगा ने, लेकिन जो सेना भेजी थी उसका नेतृत्व सेनापतित्व किया था मालदेव ने। मालदेव ज्येष्ठ था तो मालदेव के नेतृत्व में सहायता भेजी थी, ये ध्यान रखनी है। राव गांगा ने भेजी थी राव सांगा के लिए सहायता। इनके बाद में एक युद्ध हुआ है सेवकी का युद्ध। सेवकी का जो युद्ध होता है ये पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ये पूछेंगे ना तो ये समझो कि बहुत मस्त प्रश्न है और बहुत कम लोग जितने पशु परिचर का एग्जाम देंगे उसके 2% ही इस युद्ध को पढ़ेंगे, और पूछ लिया तो मजा आने वाला है। ये युद्ध किसके मध्य हुआ? दौलत, उस समय क्या है, दौलत खां, ठीक है, नागौर के अंदर भी मुस्लिम स्थापत्य था, वहां पे प्रभाव था, तो दौलत खां, और दौलत खां का साथ दिया है राव गांगा के चाचा राव सेखा ने। ये सेखा है, इसको करना आप सेखा, शाखा नहीं सेखा, राव सेखा ने, और इस संघर्ष में राव सेखा की मृत्यु भी होती है। तो इनकी संयुक्त सेना थी जिसे पराजित किया राव गांगा ने। सेवकी का युद्ध याद रखना, ठीक है, नाम याद रख लेना, सिर्फ इंपॉर्टेंट है। फिर देखो ध्यान रखना है, गंगा के नाम से ही गांगेलाव तालाब और गंगा बावड़ी, इसका निर्माण भी करवाया राव गांगा ने। अब देखो राव गांगा के साथ में क्या होता है, अब राव गांगा जो है अपने अंतिम समय के अंदर ये समझ लो कि नशीले पदार्थों का सेवन करता था। अच्छा, ये चीजें इतिहासकारों के अनुसार है, मेरे अनुसार नहीं है। मैं तो थोड़ा सा आपका मतलब उस पर प्रकाश डाल के आप लोगों का ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि क्या हुआ होगा वास्तव में। तो जोधपुर की ख्यातें जो है उनके अनुसार ये बातें ज्यादा कही गई है, ख्यातों में ज्यादा है, ख्यात साहित्य के अंदर। हुआ क्या कि राव गांगा जो है एक झरोके के अंदर बैठ के अफीम पी रहा था, ठीक है, अफीम का सेवन कर रहा था और बढ़िया मौसम का आनंद ले रहा था, हवाएं चल रही थी बढ़िया ढंग की। कहते हैं जो जोधपुर की ख्यातों के लेखक है वो कहते हैं कि मालदेव जो है अपने पिताजी के चरण स्पर्श करने गया और चरण स्पर्श के बाद ने धक्का दे दिया ऊपर से, तो वो नशे में तो था ही, और धक्का देने से नीचे गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। कुछ सैनिकों ने ये देखा भी वहां के तब उन्होंने कहा कि मालदेव ने धक्का दिया, कि ऊपर कौन है, कि मालदेव। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये एक घटना मात्र थी। हुआ क्या कि वो नशे में, कहते हैं कि गंगा जो है नशे में बैठा था, ठीक है, अफीम का नशा था, नशे में बैठा कोई गहन चिंतन कर रहा था, सोच रहा होगा। और ध्यान है, देखो कोई बिल्कुल ही गहन चिंतन कर रही है, कोई बिल्कुल एकदम सोच विचार कर रहा है कोई, और कोई बिल्कुल चुपचाप जाके उसके पैर के हाथ भी लगा दो वो चमक जाएगा एकदम से। और भाई मालदेव का पक्ष ये है, मालदेव की साइड वाला, कि भाई मैं तो खाली दोग लग रही चमक रही ही पड़ गया नीचे, कि मैंने धक्का नहीं दिया है, ठीक है। तो ये दो पक्ष है, लेकिन यहां पे इतिहासकारों ने लिखा है कि मालदेव पितृहंता शासक था, यानी पिता शासन के लिए पिता की हत्या करने वाला। तो मालदेव मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक कहलाता है। अब क्या इंसिडेंट हुआ होगा यहां तो आप देख ही सकते हो कि ये दोनों पक्ष रखे हैं भाई, मैं निष्पक्ष रूप से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। गंगा का पक्ष भी रखा है और मालदेव का भी रखा है। तो इतिहासकारों के अनुसार इनके पुत्र मालदेव ने इनकी हत्या कर दी, और क्या हुआ होगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। ये पहली स्लाइड हो गई पूरी, ले लो स्क्रीनशॉट, ले भाई। अब आओ आगे, इसके बाद में शासक बन जाता है। अब देखो ये कहते हैं कि मालदेव ने हत्या की, ये एक चल पड़ा, तो मालदेव ने हत्या की, ये चल पड़ा, तो फिर भाई मालदेव वहां से तो निकल गया, और मालदेव फिर निकला है तो बाद में इनका राज्याभिषेक जो होता है वो सोजत में होता है। सोजत मालदेव के प्रभाव में अच्छा खासा रहा है, सोजत, भाद्रा, जून, ये सब मालदेव के प्रभाव में रहे हैं। तो मालदेव वैसे योग्य शासक था, शक्तिशाली था, बुद्धिमान था, सब कुछ मान सकते हो आप, ठीक है। तो देखो राव गांगा के पुत्र जिन पर अपने पिता की हत्या का कलंक लगा, राज्याभिषेक जो है 1532 में सोजत के अंदर होता है, ठीक। ये स्पेशली ध्यान रखना, सोजत में होता है। सोजत का है पाली। उपनाम हसमत वाला शासक, ये जो कहा है फारसी इतिहासकारों ने कहा है। किसने कहा है? फारसी इतिहासकारों ने कहा है। महान पुरुषार्थी राजकुमार, ये बदायूनी ने कहा है इनके बारे में, और 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। देखो 52 युद्ध जीतना यानी कि दिखती बात है कि योग्य और शक्तिशाली शासक था, वास्तव में था शक्तिशाली। इसके दो सेनापति जैता और कुंपा बहुत शक्तिशाली थे, ठीक है।
तो उन्हीं के आगे बाद में देखो जैतावत और कुंपावत जो होते हैं इनके वंशज वो कहलाए थे। चलिए, तो यहाँ पे ये है खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना लेकर शामिल हुआ, ये चीज आप लोगों को मैंने बता दी है। अब सेना किसकी थी, शासन उस समय किसका था, गांगा का। ठीक है, 1527 की बात है, गांगा का शासन था 1531 तक। तो गांगा का था, लेकिन गया था यहां से ज्येष्ठ राजकुमार था, तो मालदेव गया था। ठीक, आइए जब यहां से फिर देखो बाद में जो एक साम्राज्य विस्तार करता है, तो भादरा जोन ये वर्तमान में जालोर के अंदर पड़ता है, मेड़ता सिवाना जालोर आदि तक अपना राज्य विस्तार कर लेता है। और राज्य विस्तार किया तो दिखती बात है कि काबिल है तभी राज्य विस्तार किया है, नहीं काबिल नहीं हुआ तो में शासन काल तो निकल जाए और ध्यान ही को पड़े। देखो अब यहां पे क्या है, इसका एक दोस्त था, बचपन से ये दोस्त था, वीरमदेव। वीरमदेव बचपन से ये दोस्त था और वीरमदेव चाहता था दरियाजोश नाम का एक हाथी था। देखो हाथी, गणिकाएं, इनके लिए बहुत सारे युद्ध होते थे। उनकी चाहत होती थी पहले कि भाई, अब अपनी चाहत होती है कि अपने पास में आईफोन होना चाहिए, अपने पास में बढ़िया 4 व्हीलर होनी चाहिए, अपने पास में बढ़िया नौकरी होनी चाहिए। ठीक है, ये चाहते हैं, अब डिजिटल चाहते ही ये हो गई। उस समय चाहत होती थी जो बढ़िया हाथी होता था, गणिकाएं होती थी, ये चाहते थे उस समय। तो इनके भी भाई हाथी, दरियाजोश नाम का जो हाथी था उसको लेकर इनमें बचपन से ही ये वीरमदेव चाहता था मुझे दे, मालदेव ने नहीं दिया, तो दोनों के बीच में कटु संबंध बचपन से ही थे। वीरमदेव बाद में जो है इनके विपक्षी सेना में शामिल भी होता है जब शेरशाह आक्रमण करता है। ठीक है, 1536 में जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह हुआ। अब यहां पे देखो, यहां से कंडीशन एक चीज और हुई मालदेव के साथ। मालदेव के साथ में ट्रेजेडी बहुत सारी हुई है। विवाह हुआ है यानी कि अब जो है मंगल ही मंगल है, लेकिन मालदेव के साथ में मंगल ही मंगल हुआ नहीं। मालदेव का जिस दिन विवाह हुआ और उसके बाद में जैसे इनकी फर्स्ट नाइट थी, तो उस समय जैसे कि भाई उमादे ने जो है ये लूणकरण की पुत्री थी, ये ध्यान रखना, ये जो है एग्जाम के हिसाब से फैक्ट ये है, हिस्टोरिया नहीं पूछी जाती है एग्जाम में, ये तो आप लोगों को आनंद आता है तो हम भी सुना देते। तो क्या हुआ कि उमादे ने भाई अपनी एक दासी, जो दासी भी यूं कहे तो रूपरो रेलो ही, पहली बात तो एडी दासियां राखनी नहीं चाहिए। ठीक है, और रख दो तो बिन बुलाने भेजनो नहीं चाहिए, और भेजो तो भी मतलब वो दकलो आदमी नशे में है तो बिल्कुल ही नहीं भेजनो चाहिए। तो मालदेव उस समय था नशे में, ये कहा जाता है। उमादे ने भेजा भारमली, भारमली नाम था उस दासी का भी। ठीक है, वो भारमली अलग थी, रणमल वाली ये अलग थी। भारमली को भेजा कि भाई जाओ, पीओ जी ने बुलाया ना हो भाई, अब विवाह हो गया तो उनको कह दो कि कक्ष में आ जाए। ठीक है, तो ये बुलाने जाती है। उस समय जो है मालदेव कहते हैं कि नशे में था, नशे में था। और भाई नशे में एक तो वो सुंदर थी दासी, नहीं होती तो भी सुंदर दिखती क्योंकि नशे में था। तो नशे में था, सुंदर दिखी, तो वहां पे जो है वो सही गलत में फैसला करना के अंदर सक्षम नहीं था, नहीं कर पाया। और कहते हैं कि वो रात उसने उस दासी के साथ ही गुजारी। जो बात पता चली उमादे अब की लुगाई है या की रानी एडी है जो शादी हुई है, और ये बर्दाश्त करे कि जो उनकी फर्स्ट नाइट होने वाली थी वो तो वहां पे दासी के साथ ही उसने वो रात गुजार दी। तो वहां से जो है उमादे होगी नाराज, और वहां से उमादे जो है रूठ गई भी, बाद में चलेगी तारागढ़ दुर्ग के अंदर। तो यहां से ये क्या कहलाती है, रूठी रानी, रूठी रानी। अब कुछ इतिहासकार तो लिखते हैं कि ये इस किस्सा ये था कि रूठने का कारण ये था। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि लूणकरण जो है वो मालदेव को मरवाना चाहता था, जिसकी सूचना इसकी लूणकरण की पत्नी ने जो है मालदेव को दे दी थी, और इस तरीके से इनके बीच में गलतफहमी हुई थी। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं। हालांकि है ये कि ये रूठ कर जो है फिर तारागढ़ के अंदर जिंदगी गुजारती है। अब तारागढ़ के अंदर गुजारती है, इसके बाद भी क्या होता है कि वो एक युद्ध हुआ ना, कौन सा अभी अपन पढ़ने वाले, गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल युद्ध के बाद में मालदेव वापस इसको बुलाने के लिए भिजवाता, बुलावा भी भिजवाता है कि भाई हम घनी साल रूठ गए, हम तो आज जाए भाई पाची। तो बुलाने भेजता किसे, आशा चारण को। ठीक है, आशा चारण नाम के एक कवि थे, साहित्यकार थे, उनको भेजता है। और देखो चारण साहित्य में इतनी ताकत होती है कि युद्धों का रुख मोड़ दिया करते हैं। तो यहां तो एक रानी थी, अब बाकी दूसरी जो रानियां थी मालदेव की, वो नहीं चाहती थी कि ये उमादे वापस आए। उमादे भी बहुत सुंदर थी और उसके अंदर प्रतिभा अलग ही थी, तो वो नहीं चाहती थी कि उमादे आए। तो इन्होंने जो है आशा चारण को यहां से सिखा कर भेजा कि भाई ऐसा कुछ कहना कि एक तीर दो निशान है, ना तो उसे पता चले और पता भी चल जाए कि आना नहीं है वापस। तो आशा चारण जो है बढ़िया तरीके से एक दोहा कहते हैं वहां जाकर कि मान तजे तो पीव रख, पीव तजे तो मान, दोह गयंद न बंद ये एकण खंबे ठाण। इनको मतलब वो है कि मान रखे तो पीव तज, के मालदेव ने तज दे, त्याग दे,
और पीव दजे तो मान रख, कि या मालदेव को या तो रख या फिर अपना मान रख, दोनों के बीच में समझौता करना तो आ जाना, क्योंकि दोनों गाय एक ही खंबे के नहीं बांधी जा सकती। वहां से जो है वापस उमादे का स्वाभिमान जाग उठा के आगो बढ़ने दो, अपार तो कौन जानो। फिर वहां से गई नहीं और आधे रास्ते से ही वापस जो है मुड़ गई सोजत की तरफ, वहां पे उस तरफ चली गुंदोज की तरफ, और गुंदोज की तरफ जाके वहीं पे जो है अपने दत्तक पुत्र के साथ में फिर बाद में वहीं जिंदगी निकाली है। ये उमादे की स्टोरी थी। आगे बात समझ में चला आगे। विवाह के अगले दिन ही उमादे राव मालदेव से रूठ गई, पूरी उम्र रूठ कर तारागढ़ दुर्ग में बिठाई। आप लोगों को नोट्स मेकिंग में ये लिखना है, कहानी सुन ली। इतिहास में उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। इतिहास में कुछ रानियों के उपनाम आपको ध्यान में रखने हैं, रूठी रानी, उमादे, ठीक है, हाडी रानी, सहल कंवर, इस तरीके से। हाडी रानी बहुत सारी है, लेकिन जो पूछा जाएगा कि हाडी रानी का नाम क्या था, फिर वो सलूम्बर वाली सहल कंवर है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट। चलो भाई बेटा आगे, कहां गया रे रिमोट? अच्छा जेब में ही है, बुलझिया करा। हाँ भाई, अब आते हैं अपन गिरी सुमेल का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपने ध्यान पूरा रहना चाहिए। अब देखो, गिरी सुमेल जो है पहले पाली में आता था, वर्तमान में जैतारण, मतलब जैतारण में तो था ही, तो ये जैतारण जो है पहले पाली में आता था, अब ब्यावर जिले के अंदर है। तो यहां से अब ये युद्ध स्थल बदल चुका है जिले के अनुसार देखे तो, ठीक है। ध्यान देने लायक चीज है कि ये युद्ध हुआ किसके बीच में, तो मालदेव और अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य। उस समय यदि आप दिल्ली की तरफ ध्यान दोगे तो हुमायूं जो है उसको बेदखल करके, मतलब हरा कर जो है, उसके बीच में चौसा का युद्ध, कन्नौज के युद्ध हुए, वहां से हरा कर ये सत्ता आ गई थी शेरशाह सूरी के पास में, ठीक है। मेन मुख्य नाम इसका फरीद था, शेरशाह सूरी के बीच पास में आ गई थी। शेरशाह सूरी जो है वो अब अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, ठीक है। इस दरमियान हुमायूं भटक रहा था। मालदेव भी हुमायूं से मिलने का प्रयास करता है, लेकिन हुमायूं को डर कि ये कहीं शेरशाह सूरी से मिलके मेरे को पकड़वा नहीं दे। हुमायूं ने तो मतलब सही समय पे डिसीजन लिए ही नहीं। यदि सही समय पे डिसीजन लेता तो हुमायूं पे जिंदगी तर ही जाती ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हुआ। कुले जोगी नामक जगह पे, ये यानी कि फड़ौदी के अंदर ये जगह आती है, वहां पे मालदेव मिलता तो नहीं है, लेकिन एक ऊंट सोना दे देता है, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। ये पूछे नहीं जाते, इसलिए ध्यान ज्यादा नहीं देना। ये पूछा जाता है कि ये युद्ध हुआ कब, तो ये हुआ है 5 जनवरी 1544। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर क्या तारीख भी याद करनी है? पहले कुछ साल पहले तक सिर्फ 1544 पूछा जाता था, फिर कुछ साल कंपटीशन बढ़ा तो फिर जनवरी 1544 पूछा जाने लगा, फिर कुछ कंपटीशन बढ़ा तो 5 जनवरी 1544। एक एग्जाम में प्रश्न बना, डेट दी 3 जनवरी, 5 जनवरी, 7 जनवरी, 9 जनवरी। अब बकरी डिब्बे में, जिसने डेट नहीं पढ़ी, अधिकांश के उस समय गलत हुआ था वो प्रश्न, फिर बाद में जो है इसकी डेट पढ़ने लगे। अब सब जगह जो भी किताब आप देखोगे सभी में इसकी डेट लिखी मिलेगी, तारीख लिखी मिलेगी, ठीक है। तो 5 जनवरी 1544 की बात है कहां? स्थान जैतारण में। मालदेव के सेनापति कौन थे? जैता और कुंपा। अब इनके यहां पे क्या हुआ, ये ऐसे सेनापति थे कि शेरशाह सूरी जानता था कि यदि जैता, कुंपा और मालदेव तीनों मैदान में उतर गए तो अपनी बखें उधेड़ देंगे ये, कि अपने को तो उल्टे पांव जाना ही जाना है, चाहे अपने पास में कितनी सेना हो। लेकिन ये राजपूत जो है ये तरीके से लड़ते हैं कि आगे देखते नहीं आदमी है कि गजर मुड़ी है, बस काट पीट के बहुत। और जैता कुंपा बहुत ही योग्य और शक्तिशाली शासक थे। तो किसी ने आइडिया दिया कि भाई कूटनीति तो ये काम में लेते ही थे सब, अफगान हो चाहे मुगल हो कोई भी। तो इसने क्या कूटनीति काम में ली, इसने एक लेटर लिखा, ठीक है, जिसके अंदर लेटर में ये लिखा कि भाई 10-10 हजार रुपए दोनों के खेमे में रखवाए, जैता और कुंपा के अंदर। और फिर उसके अंदर ये लेटर लिखा कि आप लोगों को अंतिम समय पे अपनी सेना जो है पीछे ले लेनी है, मालदेव का साथ नहीं देना। और ये लेटर जो है पहुंचाया कहां? मालदेव के पास। उनको नहीं दिया जैता कुंपा को, मालदेव के पास। ये तो कूटनीति थी, दोनों गलत फहमी फैलाना चाहते थे। मालदेव ने जब ये लेटर पढ़ा, कोई भी होगा दिमाग खराब होगा, अरे मैं जिस पर विश्वास कर रहा हूं वो तो बिक चुके हैं, कि ये ऐसी कैसी बात हुई, इन्होंने तो समझौता कर लिया विपक्षी सेना से। एक बार उसको विश्वास नहीं भी हुआ तो उसने कहा कि तलाशी लो इनके खेमे की। तलाशी ली तो दोनों के वहां से 10-10 हजार रुपए निकल गए। तो जब सबूत मिल जाए तो फिर शक गहरा हो जाता है। इस बात का जो है जैता और कुंपा को पता ही नहीं था। उसी समय मालदेव जो है अपनी सेना खेमा उठाकर, अपने पक्ष वाली सेना उठाकर रिटर्न हो जाता है कि ये तो बिक चुके हैं, फिर क्या मतलब, ये तो मेरे विपक्ष में लड़ेंगे। इस बात का पता जैता और कुंपा को बाद में चलता है और कूटनीति यहां पे शेरशाह सूरी की काम कर जाती है।
जैता और कुंपा को यह बात बाद में पता चलती है और फिर वो निर्णय लेते हैं कि ये तो यदि हम नहीं लड़े अब तो ये तो गलत फहमी भी हो, लेकिन ये तो अपने ऊपर कलंक लग जाएगा। फिर उस युद्ध में जैता और कुंपा बहुत शिद्दत से और बहुत तबीयत से लड़ते हैं और अफगानों के पैर उखड़ने लगते हैं। ये तो ठीक है कि उससे उनके भी एक रिजर्व सेना बाद में आ जाती है और अफगान जीतते हैं मरते मरते। तब क्या होता है, तब फिर शेरशाह सूरी के मुंह से अनायास ही निकलता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कि मुट्ठी भर बाजरा यानी मारवाड़ में, पश्चिमी राजस्थान में क्या उगता है ज्यादा, कि बाजरा उगता है, उपजाऊ जमीन भी नहीं है ज्यादा। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यहां तो मरते मरते जीते हैं। ठीक है, बाद में मालदेव को इस चीज का पता भी चलता है, लेकिन तब तक जो है जैता और कुंपा तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लड़ते लड़ते जो है शहीद हो जाते हैं। तो ये रही है मालदेव और यानी कि गिरी सुमेल युद्ध की स्थिति। और ये कहावत बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि ये किसने कहा, उक्ति ये बहुत बार पूछी गई। ठीक है, तो देखो शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में कूटनीति का प्रयोग करके मालदेव और उनके सेनापति जैता कुंपा के मध्य वैमनस्य के बीज बो दिए। कैसे बोए, कैसे किया, ये बता दिया है। ठीक है, जैता और कुंपा पर विपक्ष से धन लेने का भ्रम फैलाया। इस कलंक को मिटाने के लिए जैता कुंपा ने पूरी ताकत से अफगान सेना पर प्रहार किया है। एक समय ऐसा आया कि अफगान सेना के पैर उखड़ने लगे, लेकिन जलाल खां खलवानी यह अतिरिक्त रिजर्व बल लेकर आया। भाई इलेक्शन भी होते हैं ना, तो रिजर्व जो है पार्टियां रखी जाती है। क्यों रखी जाती है कि भाई किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई हो जाए, तो फिर वहां पे जो है स्थिति संभाल सके। तो यहाँ पे भी जो है ये स्थिति संभालने के लिए रिजर्व सेना होती थी। अतिरिक्त सेना लेकर यहां से युद्ध में आ जाने से फिर स्थिति पलट गई। तब इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मतलब गले में आ गई पूरी के अब तो जा रही है अपन तो भाई, अब गई सत्ता तो हाथ से। लेकिन जो है बाद में इनकी रिजर्व सेना का काम हो गया और ये जीत गए इसके अंदर। ठीक है, लियो स्क्रीनशॉट। ये था भाई आपके गिरी सुमेल का युद्ध। आओ भाई आगे। फिर ये युद्ध जीतने के बाद शेरशाह जो है इसका प्रबंधन खवास खां को दे देता है। ये पूछा गया प्रश्न है कि मालदेव मतलब गिरी सुमेल युद्ध जीतने के बाद शेरशाह यहाँ का प्रशासक किसे बनाता है, तो खवास खां को। मालदेव इस समय कहां चला जाता है, सिवाना में। सिवाना को कहा जाता है मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। ठीक है, मारवाड़ ये कहां है, बालोतरा के अंदर है। सिवाना दुर्ग वर्तमान में बालोतरा जिले के अंदर है। कालिंजर अभियान में शेरशाह की मृत्यु हो जाती। कालिंजर अभियान जो है ये होता है, इसमें क्या होता है कालिंजर अभियान में, ये भी दुर्घटना बस इसकी मृत्यु होती है शेरशाह की। क्या होता है कि बारूद जहां होता है ना, इसका बारूद के जो है उसके बारूद की लाइन के अंदर, यूं कह सकते हो उसकी जो बारूद की जो क्या कहे कि जहां से ले जाते हैं बारूद के ढेर के अंदर ही विस्फोट हो गया, गोला टकरा कर वहीं आ गया वापस, और वहां पे शेरशाह था तो वहां पे इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद, कालिंजर अभियान में शेरशाह की मृत्यु के बाद मालदेव ने अपने खोए हुए प्रदेश पुनः हासिल कर दिए, यानी जो अफगानों के अधीन चले गए थे उनको फिर से जीत लिया। फिर एक युद्ध होता है 1557 में। ये होता कब है, पहले तारीख सन ध्यान रख लेना, 1557 के अंदर, जिसे कहा गया हरमाड़ा का युद्ध। मेवाड़ में भी पढ़ाया था मैंने, उदय सिंह के अंदर पढ़ाया था। यहाँ पे रंगराय पातर, पातर तो क्या आप कह सकते हो वैश्या थी एक। ठीक है, रंगराय नामक वैश्या को लेकर हाजी खां और उदय सिंह मेवाड़ के मध्य संघर्ष हुआ। मैं कह ना, एक तो हो गए इन पात्रियों को लेकर होंगे, हाथियों को लेकर होंगे ये युद्ध ज्यादातर। अरे मतीरे को लेकर हो गया, ओ मतीरो मारो है, ओ मतीरो मारो है। 1644 मतीरे की राड, उनसे युद्ध भी नहीं कहा, राड का है मतीरे की राड। अब ये ऐसे ऐसे मतलब छोटे से, वो फिर क्या आता है कि स्वाभिमान पे आ जाती है। जरूरी नहीं उस चीज के लिए नहीं है, स्वाभिमान पे आ जाती है। मैंने मांगा दिया कैसे नहीं, अरे ध्यान नहीं है मैं उदय सिंह हूं, अगर ध्यान नहीं मैं हाजी का पठान हूं, बस स्वाभिमान पे आ गई कुटी जाओ। तो उदय सिंह मेवाड़ के मध्य हुआ, जिसके अंदर मालदेव ने हाजी खां का साथ दिया है, संयुक्त सेना हो गई और उदय सिंह पराजित। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, पूछा क्या जाएगा एग्जाम में वो भी बता दूं। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ, दैट्स ऑल। आओ आगे। मालदेव ने राजस्थान के कई प्रसिद्ध दुर्गों का निर्माण कह दो चाहे पुनर्निर्माण कह दो करवाया है, जिसमें से कुछ ध्यान रख लेना। सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोखरण दुर्ग। ठीक है, आओ भाई 1562 में हो गई राव मालदेव की मृत्यु, ये भी ध्यान रख लेना। 1562 में मालदेव की मृत्यु हो गई। मालदेव की पुत्रियों, देखो अपन पढ़ते हैं ना कि सबसे पहले जो है राजस्थान में कि भाई मुस्लिमों से या मुगलों से हम संबंध स्थापित करने वाला जो कि भारमल था, भारमल ने अपनी बेटी का विवाह किया, ऐसे पढ़ते हैं अपन।
लेकिन उससे पहले मालदेव की पुत्रियों का विवाह भी मुस्लिम शासकों के पुत्रों से हुआ है। देखो, मालदेव की पुत्रियों के विवाह मुस्लिम शासकों के साथ। अब देखना इसमें कनकबाई, दो पुत्रियां और एक लालबाई, ठीक है, कनकबाई और लालबाई दो पुत्रियां थी। कनकबाई का विवाह गुजरात के महमूद के साथ किया था और लालबाई का विवाह इस्लाम शाह सूर के साथ किया था। इस्लाम शाह सूर के साथ, जो शेरशाह का पुत्र था, अफगान शासक था, ठीक है। तो यहां पे इनसे पहले भी राजस्थान का ये शासक था मालदेव, जिसने ये संबंध स्थापित किए हैं, ठीक है ना। राम सिंह और उदय सिंह के बड़े होने के बावजूद, अब इसके पुत्र राम सिंह और उदय सिंह के बड़े होने के बावजूद झाली रानी के प्रभाव से चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाया गया। जो आगे सातल के साथ हुआ, जो आगे अपन ने देखा रणमल के साथ हुआ, ठीक है, वही चीज यहीं पे हुई है कि राम सिंह और उदय सिंह के बड़े होने के बावजूद झाली रानी के प्रभाव से चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाया। चंद्रसेन वैसे देखा जाए तो बल में, बुद्धि में योग्य था भी, लेकिन छोटा था। तो यहां पे इसको बनाया है, तो यहां पे बनाया, तो ये फिर नाराज हो गए, मुगलों के पास चले गए। फिर मुगलों ने चंद्रसेन से संघर्ष किया है, ठीक है, या चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष किया, ये कह सकते हो आप। और चंद्रसेन का संघर्ष ऐसा है कि मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है इन्हें, क्योंकि इन्होंने भी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अब आगे अपन को जो पढ़ना है वो है राव चंद्रसेन, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे पूरी होती है। राव चंद्रसेन पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक, राव चंद्रसेन और आगे के शासक कल की क्लास में। तो कैसी रही आज की क्लास बता देना। और मैंने बता दिया था ये टेस्ट सीरीज, अच्छा ये बता दूं, जिला दर्शन वाली टेस्ट सीरीज जिसकी वैलिडिटी अगस्त 2024 तक थी, विद्यार्थियों के अभ्यास और हित को देखते हुए दिसंबर 2024 तक करा दी, यानी कि पूरा 2024 आप उस पर अभ्यास करो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। ये किसी भी विद्यार्थी के बिना कहे हमने की है, क्योंकि हमें भी पता है कि आप लोग जब एक परिवार का सदस्य मानते हो तो हम भी मानते हैं कि परिवार की क्या जरूरत है, हमें पहले से पता होती है कि इस समय परिवार के सदस्यों की क्या जरूरत है। तो बिना कहे हमने ये चीज आप लोगों के लिए कर दी है। तो जिन्होंने पहले ज्वाइन की है उनको भी दिसंबर 2024 तक वैलिडिटी मिलेगी, तब तक अभ्यास कर सकते हैं। और जो अब करेंगे या बाद में भी करने वाले हैं उन्हें भी 2024 तक वैलिडिटी मिलने वाली है। लेकिन जब सोल्ड आउट हो गई तो उसके बाद में उसका हिस्सा कोई नहीं बन पाएगा। जब तक सोल्ड आउट नहीं होती फटाफट से ज्वाइन कर लेना, कभी भी सोल्ड आउट हो जाएगी, सर्वर की कैपेसिटी पूरी तो सोल्ड आउट, ठीक है। उसके बाद में भले कितने मैसेज करो, सोल्ड आउट का टैग हटने वाला नहीं है। तो बढ़िया, ये सूचना मैंने आप लोगों को दे दी। और टेलीग्राम से जुड़ जाना, ये QR कोड दे रखे, फिर बाद में मत कहना कि सर कौन सी क्लास आ रही है, हमें पता नहीं, कब कभी नहीं आती तब भी बता दिया जाता है, ये चीजें, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।